एवरीवन। आज के वीडियो में हम कक्षा 8 का अध्याय 1 जिसका नाम है परिमेय संख्याएं प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे। इसके सवाल करने से पहले आपको कुछ ज़रूरी बातें ध्यान रखनी है, तो सभी सवाल अच्छे से समझकर आप कर पाएंगे। वीडियो पूरा ध्यान से देखें जिससे आप अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। परिमेय संख्याएँ। पहली बात सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि परिमेय संख्याएं होती क्या है। ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक है तथा q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर p अंश है और q हर है, तो q जो है हर हमारा कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको हमें याद रखना है कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम अंश और हर p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और हर हमारा कभी भी जीरो नहीं हो। देखिए उदाहरण से समझिए, -2/3, 6/7, 9/-5 ये सभी परिमेय संख्याएं हैं और इनका जो हर है ये जीरो नहीं है। तो हम आराम से बता सकते हैं कि परिमेय संख्याएं हमें समझ आ गई है, ये परिमेय संख्याएं हैं। अब चलिए कुछ और उदाहरण देखिए। जीरो, क्या जीरो परिमेय संख्या है? तो इसको समझिए आप। ज़ीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं। ये जीरो अंश में है और हर में हमने लिखा है 1। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या की जो परिभाषा है उसके अनुसार p बटा q के रूप में लिखा गया है और यहाँ पर हर जीरो नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। तो अगर आपसे इस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि रिक्त स्थान में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी आ सकता है कि क्या ज़ीरो एक परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल हाँ, ज़ीरो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आ जाइए -2। -2 भी एक परिमेय संख्या होगी, इसको भी हम -2/1 लिख सकते हैं। 4 परिमेय संख्या, 4 भी परिमेय संख्या है, इसको भी हम 4/1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा परिमेय संख्याएं क्या होती है। ठीक है, अब आ जाइए कुछ संख्याओं के समुच्चय। पहला है प्राकृत संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, 1 2 3 4 और अनंत तक जाती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। पूर्ण संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती है और 0 1 2 3 4 तक अनंत तक जाती है, इस तरह से ये पूर्ण संख्याएं हो गई। पूर्णांक संख्याएं, ऐसी संख्याएं। अब आती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक और धनात्मक दोनों इसमें आती है। 0 1 2 3 और इधर अनंत तक जा रही है धनात्मक, और -1 -2 -3 ये अनंत तक जा रही है। तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही संख्याओं का समुच्चय है ये पूर्णांक संख्याएं। तीनों संख्याएं हमें ध्यान होनी चाहिए। ये जो मैं आपको बता रही हूँ परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, संख्याओं के समुच्चय, ये आपकी कक्षा 8वीं के लिए ही नहीं, आगे जब भी आप कक्षा 9, 10, 11, 12 या फिर BSc MSc मैथ्स लेके करते हैं तो भी ये ज़रूरी है, ये बातें ध्यान रखना। ठीक है, परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्या शून्य योज्य तत्समक है। मैंने अभी बताया था शून्य परिमेय संख्या होती है, तो परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्या शून्य योज्य तत्समक है। योज्य तत्समक कैसे है समझिए। अगर हम किसी संख्या में 0 जोड़ दें और चाहे इस तरह से जोड़ें चाहे इस तरह से जोड़ें, ठीक है, और हमारे पास वही संख्या वापस आ जाती है तो उसे योज्य तत्समक कहते हैं। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या होगा? शून्य। ठीक है, अब आ जाइए आप परिमेय संख्याओं के लिए। परिमेय संख्या एक गुणात्मक तत्समक है। एक भी गुणात्मक, एक परिमेय संख्या है और एक को हम किसी संख्या से गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास वही संख्या वापस आ रही है, तो एक क्या हो गया? गुणात्मक तत्समक। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि गुणात्मक तत्समक क्या होता है? 1। ठीक है, यहाँ उदाहरण से देखिए, 5 को हमने 1 से गुणा किया है, 1 को 5 से गुणा किया है, चाहे इस तरह से लिखें चाहे इस तरह से लिखें, 5 ही आ रहा है। -2/7 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -2/7 बराबर -2/7, वही संख्या प्राप्त हो रही है 1 से गुणा करने पर, तो 1 हमारा गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, ये बातें हमें ध्यान रखनी है। योज्य तत्समक होता है 0 और गुणात्मक तत्समक होता है 1। ठीक है,
अब परिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्म है जो मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। पहला गुणधर्म है संवृत। इसको आप संवृतता गुणधर्म भी कह सकते हैं, संवृत गुणधर्म भी कहते हैं, दोनों ही एक ही बात है। परिमेय संख्याएं योग, व्यवकलन, व्यवकलन यानी घटाना, और गुणन की संक्रियाओं के अंतर्गत संवृत है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए संक्रियाएं क्या होती है। तो संक्रियाएं होती है प्लस, माइनस, गुणा और भाग। तो परिमेय संख्याएं योग के लिए यानी प्लस के लिए, व्यवकलन के लिए यानी माइनस संक्रिया के लिए, और गुणन यानी गुणा के लिए संवृत गुणधर्म का पालन करती है, और भाग के लिए ये संवृत गुणधर्म का पालन नहीं करती है। अब आप समझिए यहाँ पर कैसे। हम योग के लिए यानी प्लस संक्रिया के लिए मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे हमने परिमेय संख्या 1/2 और परिमेय संख्या 3/4 को जोड़ा, तो यहाँ पर हमने लघुत्तम ले लिया 4, 2 का भाग 4 में गया 2 बार, 2 एकम 2 + 3 बराबर आया 5/4। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ने पर परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। यही संवृतता गुणधर्म है, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आ जाइए आप घटाने पर या व्यवकलन पर, माइनस संक्रिया। ठीक है, इसके लिए देखिए 1/2 में से हम 3/4 घटा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए लघुत्तम आ गया 4, तो 2 - 3 बराबर आया -1/4। तो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाने पर परिमेय संख्या आ रही है, यहाँ भी संवृतता गुणधर्म का पालन हो रहा है। अब देखिए गुणन संक्रिया के लिए देखिए, ठीक है, तो इसके लिए हमने 5/7 परिमेय संख्या को परिमेय संख्या 2/3 से गुणा कर रहे हैं, तो हमारे पास 5 दूनी 10 और 7 तिया 21, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही है, तो ये भी संवृत हो गया। परिमेय संख्या से परिमेय संख्या को गुणा करने पर परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। अब आ जाइए आप भाग। तो हम 5/7 में भाग दे रहे हैं 2/3 का, तो देखिए 5/7 इसको हमने गुणा में लिख दिया, इसको पलट दिया, 3/2 कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 5 × 3 = 15/7 दूनी 14। अब देखिए परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग देने पर परिमेय संख्या ही आ रही है, लेकिन भाग में अगर हम 5/7 में परिमेय संख्या 0 भी होती है, 0 का भाग देते हैं तो ये अपरिभाषित होता है, और हमारी परिमेय संख्या तो 0 भी है, तो इसलिए संवृतता गुणधर्म का पालन नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो भाग के लिए यहाँ मैंने आपको बताया है कि परिमेय संख्याएं योग, व्यवकलन यानी घटाना और गुणन की संक्रियाओं के अंतर्गत संवृत है, भाग के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, यह हमें ध्यान रखना है। अब आ जाइए आप क्रम विनिमय। क्रम विनिमय पर परिमेय संख्याएं योग यानी जोड़ना और गुणन के लिए क्रम विनिमय होती है। अब क्रम विनिमय से आप क्या समझेंगे, समझिए। क्रम विनिमय यानी क्रम परिवर्तित कर देना। ठीक है, हम योग के लिए यानी प्लस संक्रिया के लिए देखते हैं, तो देखिए अगर हम 1/2 में 1/4 जोड़ते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास लघुत्तम आया 4, 2 + 1 बराबर हो गया 3/4। अब हम इसका क्रम परिवर्तित कर रहे हैं, पहले हम 1/4 लिख लेते हैं और फिर बाद में 1/2 लिख देते हैं। तो अगर हम अब इसको जोड़ते हैं, लघुत्तम आया 4, 1 + 2 बराबर आया 3/4। तो यहाँ देखिए क्रम परिवर्तित करने के बाद भी हमारे पास आंसर दोनों समान आ रहा है। इसका मतलब यह है यहाँ क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन हो रहा है योग संक्रिया में, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में आ जाइए आप गुणन। गुणन संक्रिया के अंतर्गत 1/2 × 1/4 करते हैं, तो हमारे पास आया 1/8। अब अगर हम इसका क्रम परिवर्तित कर देते हैं, तो 1/4 × 1/2 करने पर 1/4 दूनी 8, तो यही आ रहा है। गुणन संक्रिया के लिए भी क्रम विनिमयता लागू है। ठीक है, अब देखिए आप व्यवकलन। व्यवकलन यानी यहाँ पर माइनस वाला। ठीक है, तो माइनस संक्रिया के लिए 1/2 - 1/4 करते हैं, तो यहाँ पर लघुत्तम आया 4, 2 - 1 बराबर 1/4। अब हम इनका क्रम चेंज कर रहे हैं, तो अब हम 1/4 - 1/2 करते हैं,
तो लघुत्तम आया हमारे पास 4 और यहाँ पर 1 माइनस 2 यानी हमारा आंसर हो गया 1/4, जो कि दोनों समान नहीं है। तो व्यवकलन के लिए क्रम विनिमयता की शर्त लागू नहीं होती। तो हमने यहाँ पर योग और गुणन के लिए ही केवल क्रम विनिमयता की गुणधर्म को पालन करना है, ठीक है। और भाग में भी आप देख लीजिए, अगर हम भाग करते हैं, यानी इस वाले संक्रिया का यूज़ कर रहे हैं। देखिए 1/4 में भाग देते हैं 1/2 का, इसको हल करते हैं तो हमारे पास 1/4 गुणा 2/1, तो ये 2 दूनी 4, 1/2 आंसर आया। अब अगर क्रम चेंज करके हम 1/2 में 1/4 का भाग देते हैं तो हमारे पास 1/2 गुणा 4/1, तो 2 दूनी 4, दोनों ही आंसर समान नहीं आ रहे। इसका मतलब क्रम विनिमयता का गुणधर्म भाग संक्रिया में लागू नहीं होता है। अब आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद देखिए साहचर्य। परिमेय संख्याएं योग और गुणन की संक्रियाओं के लिए साहचर्य होती है। साहचर्य का मतलब क्या होता है, समझिए। देखिए अगर हम इस तरह से योग के लिए देखिए +c, तो इन दोनों को कोष्टक में लिख दें और फिर अगर हम इनके कोष्टक परिवर्तित कर दें, यहाँ पहले 2 संख्याओं में लग रहा था, अब लास्ट की 2 संख्याओं में लगा दिया, तो इनमें आंसर में कोई परिवर्तन ना हो तो साहचर्य गुणधर्म का पालन होता है, ठीक है। सवाल योग की जो संक्रिया है उसके लिए देखिए एक हम उदाहरण से समझते हैं। 2/3 + 1/2 + 1/4, यहाँ पर इन दोनों को हमने कोष्टक में लिखा है, इसको हल करते हैं। हमारे पास इन दोनों का लघुत्तम आया 6, यहाँ पर 4 + 3 और यहाँ पर 1/4। 6 और 4 का लघुत्तम आप इस तरह से लें आसानी से। 2 का भाग दिया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 3 ऐसे उतार दिया, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 ती 12, तो इन दोनों का लघुत्तम हमारे पास आया 12, ठीक है। 6 का भाग 12 में 2 बार गया, 4 और 3 हो गए 7, 7 दूनी 14 प्लस 4 का भाग 12 में 3 बार गया, 3 को 1 से जोड़ा 3, तो हमारे पास आंसर आया इसका 17/12, ठीक है। अब अगर हम इस कोष्टक को इन 2 आगे के बजाय हम पीछे की संख्याओं में लगा दें तो क्या परिवर्तित होगा, देखते हैं। 2/3 + 1/2 + 1/4, ठीक है। यहाँ पर 2/3 प्लस पहले कोष्टक वाली इनको हम हल कर रहे हैं, तो यहाँ पर 4 आया और 4 2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2/3 + 2 और 1 3/4, ठीक है। और यहाँ पर लघुत्तम आ जाएगा अब 12, ये हो जाएगा 8 + 9 = 17/12। ये आंसर और ये आंसर दोनों समान है। इसका मतलब योग संक्रिया के लिए साहचर्य गुणधर्म का पालन होता है, ठीक है। गुणन संक्रिया के लिए भी आप समझ लीजिए, अगर हम 1/2 गुणा 1/4 गुणा 1/8 करते हैं, दोनों के आगे वाले संख्याओं को कोष्टक में कर दिया, अब इनको हम गुणा करते हैं तो 8 हो गया। इसको हल करने पर ये 1/8, तो हमारे पास आया 1/64। अगर हम इनके कोष्टक को हम चेंज कर दें और ये लास्ट में लगा दिया जाए इन दोनों में, तो अब देखिए ये 1/2 गुणा इन दोनों को गुणा किया 1/8 चौक 32 और इनको गुणा करने पर भी 1/64, दोनों आंसर समान है। इसका मतलब साहचर्य गुणधर्म योग और गुणन की संक्रियाओं के लिए साहचर्य है परिमेय संख्याओं में, ठीक है। अब आप यहाँ पर भाग वाला भी समझ लीजिए। भाग संक्रिया के लिए देखिए 4 में भाग दिया 2 का और इसमें भाग दे रहे हैं 2 का। कोष्टक हमने 2 संख्याओं में लगाया। सबसे पहले कोष्टक वाली इनको हल करेंगे अपन, तो 2 में 4 का भाग गया 2 बार, ये उतार दिया। अब 2 में 2 का भाग गया 1 बार। अब देखते हैं अगर हम कोष्टक इनके यहाँ न लगा के यहाँ लगा दें, ठीक है, तो अब 2 का भाग 2 में गया 1 बार और 4 में 1 का भाग जाएगा, ठीक है, 4 आएगा। तो अब यहाँ देखिए आंसर 1 है और यहाँ 4 है, दोनों ही समान नहीं है। इसका मतलब
परिमेय संख्याएं भाग संक्रिया के लिए साहचर्य नहीं है। व्यवकलन भी समझ लीजिए। व्यवकलन का मतलब है घटाने वाली संक्रिया, माइनस वाली। तो देखिए 5/2, एक उदाहरण लेते हैं 2/4। इनको हमने कोष्टक में लिखा और 1/2। पहले हम कोष्टक वाली इनको हल करते हैं तो हमारा लघुत्तम 4 आया। यहाँ 10 - 2 हो जाएगा, -1/2 बराबर 8/4 -1/2, और ये हो जाएगा लघुत्तम 4 आ गया। यहाँ पर 8 - 2 बराबर 6/4। अब अगर इनके कोष्टक हम आगे जहाँ लगाया था वहाँ से हटा के लास्ट की 2 संख्याएं जो है वहाँ लगा दें, तो अब इसको हल करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। लघुत्तम 4 आया, 2 - 2 किया, 5/2 माइनस ये 0 हो गया। 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे 0 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 5/2, और जबकि यहाँ पर आ रहा था 6/4। इसका मतलब व्यवकलन में जब हम साहचर्य गुणधर्म लगा रहे हैं, इनके कोष्टक यहाँ से हटा के हमने यहाँ लगा दिए, तो ये साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं कर रहा। ठीक है, अब आ जाइए आप गुणात्मक प्रतिलोम पर। गुणात्मक प्रतिलोम परिमेय संख्याओं के अंश को हर और हर को अंश में बदलने पर गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त होता है। कैसे, देखिए 3/2 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है तो अंश को तो हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे। इसको पलट दिया हमने। इन दोनों को गुणा करने पर किसी परिमेय संख्या के लिए गुणात्मक प्रतिलोम, ये गुणात्मक प्रतिलोम है, वह संख्या है जिससे गुणा करने पर गुणात्मक तत्समक क्या था, 1 प्राप्त हो जाए। देखिए 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 1 आ गया। ठीक है, तो एक और उदाहरण से समझ लीजिए, -5/9। इसका हम गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हर को अंश बना दिया और अंश को हर बना दिया। ठीक है, चिन्ह तो इसके साथ आ ही रहा है। ठीक है, ये गुणात्मक प्रतिलोम है। तो किसी परिमेय संख्या के लिए गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या है जिससे गुणा करने पर गुणात्मक तत्समक 1 होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया है, गुणात्मक तत्समक प्राप्त हो जाए। ये -5 से -5 कट गया। प्रश्नावली 1.1 शुरू करते हैं। इसमें आपके 2 सवाल है। पहला सवाल है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। सारे गुणधर्म मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए अब आसानी से सवाल कर पाएंगे। -4/5 को 1 से गुणा किया है और बराबर में 1 गुणा -4/5 और फिर बराबर में -4/5 आ रहा है। मैंने आपको यहाँ पर गुणात्मक तत्समक समझाया था, जिसमें कि ऐसी संख्या 1 से हम इसको गुणा कर रहे हैं तो हमें वापस वही संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो परिमेय संख्या को 1 से गुणा करने पर हमें वापस वही संख्या प्राप्त हो रही है, तो 1 क्या हो गया, गुणात्मक तत्समक। ठीक है, तो इन सवालों में केवल गुणधर्म का नाम पूछा था, तो इसका पहले का आंसर हम लिखेंगे गुणात्मक तत्समक। ठीक है, अब आ जाइए आप दूसरे पे। यहाँ -13/17 गुणा -2/7 है और बराबर में लिखा हुआ है -2/7 गुणा -13/17। इनका क्रम चेंज कर दिया है, इनका क्रम परिवर्तित कर दिया है। -13/17 पहले लिखा हुआ था, इसको इधर बराबर में बाद में लिखा है। दोनों बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, यानी गुणा में क्रम विनिमयता की शर्त लगी हुई है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे गुणन की क्रम विनिमयता, गुणन की क्रम विनिमयता। ठीक है, इस गुणधर्म का इसमें पालन हो रहा है। तीसरे में देखिए -19/29 गुणा 29/-19 बराबर 1 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये -19 अंश है, अंश को हर बना दिया और हर को अंश बनाया है, तो ये तो गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। गुणात्मक प्रतिलोम को इससे गुणा किया गया है। किसी परिमेय संख्या के लिए गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या है जिससे गुणा करने पर गुणात्मक तत्समक 1 होता है। अभी मैंने आपको समझाया था। तो ये इस गुणधर्म का पालन हो रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम का। तो इसका आंसर क्या हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है,
अब दूसरा सवाल, बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 गुणा कोष्टक में लिखा हुआ है और इसको कोष्टक में लिखा है 1/3 गुणा 6 को और गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले कोष्टक इन दोनों संख्याओं में लगा हुआ था, फिर इन दोनों में लगा दिया, आगे वाली में, पहले पीछे वाली में था। तो ये वाला अभी मैंने आपको बताया था, कौन सा गुणधर्म बताया था कोष्टक में, जहाँ गुणन की संक्रिया के लिए लागू होता है परिमेय संख्याओं में, तो ये है सहचार्य। तो इसको आप सहचार्य लिखें। दूसरा सवाल, सहचर्य गुणधर्म, ठीक है। कहीं कहीं पे यह सहचारिता भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होए। सहचारिता भी इसी का नाम है और साहचर्यता भी इसी का नाम है। ये तीनों ही एक ही के नाम है। तो इसमें गुणधर्म है सहचारिता, साहचर्य या सहचारिता, जो भी आप लिखना चाहें लिखें, ठीक है। तो 1.1 हमारी समाप्त हो गई है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस आप आसानी से देख पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए गणित। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।